सस्ते घर का लालच और अजीब कॉलोनी जेमा और टॉम नाम का एक युवा जोड़ा अपने लिए एक बजट में आने वाला सुंदर और सस्ता घर ढूंढ रहा होता है। उनकी मुलाकात मार्टिन नाम के एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी प्रॉपर्टी डीलर, मकान बेचने वाले दलाल से होती है। वह उन्हें एक ऐसा घर दिखाने का वादा करता है जो बहुत ही सस्ता और उनकी उम्मीद से बेहतर है। मार्टिन उन्हें यॉन्डर नाम की एक नई कॉलोनी में लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही उन्हें सब कुछ बहुत अजीब और बनावटी लगता है। वहां के सारे मकान, सारी सड़कें और पूरा इलाका बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मानो किसी ने एक ही घर की बार बार नकल तैयार कर दी हो। मार्टिन उन्हें घर नंबर 9 के अंदर ले जाता है। जब जेमा और टॉम घर के अंदर का हिस्सा देखने में व्यस्त होते हैं, तब मार्टिन बिना एक शब्द बोले वहां से चुपचाप गायब हो जाता है। कॉलोनी की अंतहीन भूल भुलैया रास्ता भटकना। दलाल के अचानक गायब हो जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी में बैठकर उस कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे जिस रास्ते पर भी अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, घूम फिरकर वापस उसी घर नंबर 9 के सामने आ जाते हैं। पूरी तरह फंस जाना। आखिरकार उनकी गाड़ी का ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब वे वहां पूरी तरह फंस चुके होते हैं। लाचार होकर वे उसी घर में रहने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ फल मिलते हैं, लेकिन जब वे उसे छकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उस भोजन में कोई स्वाद या महक ही नहीं है। सीधी रेखा का सफर। अगले दिन टॉम छत पर चढ़कर देखता है तो उसे दूर दूर तक सिर्फ एक जैसे मकानों का अंतहीन सिलसिला दिखाई देता है। वे बिना मुड़े एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलने का फैसला करते हैं, लेकिन दिन से रात होने तक सीधे चलने के बाद भी वे घूम फिरकर दोबारा उसी घर के सामने आ जाते हैं। घर को आग लगाना। तंग आकर वे उस घर में आग लगा देते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई उन्हें बचाने आ जाए। लेकिन अगली सुबह जब वे उठते हैं तो वह जला हुआ घर फिर से बिल्कुल नया और सही सलामत खड़ा मिलता है। एक रहस्यमयी बच्चा और अजीब शर्त। उसी सुबह घर के बाहर उन्हें एक बड़ा डिब्बा मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक छोटा नवजात बच्चा और एक संदेश मिलता है। संदेश पर लिखा होता है, इस बच्चे का पालन पोषण करो और अपनी आजादी पाओ। उस रहस्यमयी जगह पर समय बहुत ही अजीब और तेज रफ्तार से बीतने लगता है। केवल 88 दिनों के भीतर ही वह बच्चा दिखने में 5-6 साल के लड़के जितना बड़ा हो जाता है। जब भी उसे भूख लगती है, वह बहुत अजीब और भयानक आवाज में चीखता है, जो उन दोनों को मानसिक रूप से थका देती है। एक दिन जब टॉम बाहर खड़ा होकर धूम्रपान कर रहा था, तो उसकी जलती हुई सिगरेट नीचे घास पर गिर जाती है। तभी वहां की घास का एक हिस्सा गायब हो जाता है और नीचे की अजीब सी मिट्टी दिखाई देती है। टॉम को लगता है कि शायद इस जमीन के नीचे बाहर निकलने का कोई रास्ता छिपा है। वह हर दिन सुबह से शाम तक वहां एक गहरा गड्ढा खोदने में जुट जाता है। उसी दौरान जेमा देखती है कि वह बच्चा पूरे दिन टीवी स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, जिसमें अजीबोगरीब सम्मोहन वाले डिजाइन और संकेत चलते रहते हैं। बच्चे का खौफनाक सच, कुछ समय बाद वह बच्चा अचानक गायब हो जाता है और जब खुद वापस लौटता है तो उसके हाथ में एक रहस्यमयी किताब होती है। उस किताब में अजीबोगरीब भाषा और चित्र बने होते हैं, जिनमें इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों के गले के पास अजीब सी आकृतियां बनी होती है। जेमा को शक हो जाता है कि यह बच्चा कुछ छुपा रहा है। वह खेल खेल में उससे कहती है कि वह उन लोगों की नकल उतारे जो इस जगह पर हैं। वह बच्चा पहले टॉम और जेमा की बिल्कुल सही नकल उतारता है, लेकिन जब जेमा उससे कहती है कि वह उस जीव की नकल उतारे जिसने उसे वह किताब दी थी, तो उस बच्चे का चेहरा और गला बहुत ही डरावने और अमानवीय तरीके से हिलने लगते हैं। जेमा समझ जाती है कि यह कोई इंसानी बच्चा नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह का कोई भयानक जीव है। एक दर्दनाक और दुखद अंत समय बीतने के साथ वह जीव और बड़ा हो जाता है और अब वह लगभग 30 साल के एक मजबूत जवान आदमी जैसा दिखने लगता है। वह टॉम और जेमा से कहीं अधिक ताकतवर हो जाता है और उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करने लगता है। टॉम और जेमा अब बहुत कमजोर, बीमार और बूढ़े दिखने लगते हैं, क्योंकि वे लगातार डर के साए में जी रहे थे। लाश का मिलना।
टॉम लगातार गड्ढा खोदता रहता है और एक दिन उसे बहुत गहराई में एक दूसरे इंसान की लाश का कंकाल मिलता है। यह देखकर टॉम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। टॉम की मौत। जेमा उस जवान हो चुके जीव से मदद मांगती है, लेकिन वह दरवाजा बंद करके खुद को अंदर बंद कर लेता है। टॉम उसी रात जेमा की बाहों में दम तोड़ देता है। दफनाया जाना। अगली सुबह वह जीव बाहर आता है और जेमा को एक बड़ा शव रखने वाला थैला देता है। लाचार जेमा टॉम की लाश को उस थैले में डालती है और वह जीव टॉम को उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसे टॉम ने अपनी आजादी के लिए खोदा था। जेमा का अंत। जल्द ही जेमा भी पूरी तरह कमजोर होकर गिरने की हालत में पहुंच जाती है। वह निर्दयी जीव जीवित जेमा को भी एक थैले में बंद करता है और बिना किसी भावना के उसे भी टॉम के बगल में उसी गड्ढे में दफना देता है। कुछ ही क्षणों में उस मिट्टी के ऊपर फिर से हरी घास उगाती है, जिससे वहां कोई सबूत नहीं बचता। चक्र का दोबारा शुरू होना। वह जीव पूरे घर को फिर से रंग रोगन करता है ताकि उन दोनों के होने का कोई प्रमाण न रहे। फिर वह उनकी गाड़ी लेकर उसी दफ्तर में जाता है जहां टॉम और जेमा सबसे पहले गए थे। वहां पुराना दलाल मार्टिन अब बूढ़ा होकर मरने की कगार पर होता है। वह जीव मार्टिन की लाश को एक छिपे हुए दराज में डाल देता है और उसका नाम का बैज खुद पहनकर उसकी सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक और नया युवा जोड़ा सस्ते घर की तलाश में उस दफ्तर के अंदर कदम रखता है। यह खौफनाक चक्र अब दोबारा शुरू होने जा रहा था। कहानी का संदेश। सरल शब्दों में यह कहानी दर्शाती है कि वह कॉलोनी असल में दूसरे ग्रह के जीवों द्वारा इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जाल था। वे इंसानों को सस्ते घर का लालच देकर वहां कैद कर लेते हैं ताकि वे उनके बच्चों को पालें। जैसे ही वे बच्चे बड़े होते हैं, वे इंसानों को खत्म कर देते हैं और खुद नए शिकार फंसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक ऐसा अंतहीन पिंजरा है जिससे कोई कभी बाहर नहीं निकल पाता।